हेलो, माय नेम इज आमिर। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग वन शॉट फ्रिक्शन करने वाले हैं और फ्रिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया तो वर्क पावर एनर्जी में घुसा देगा, सर्कुलर मोशन में डाल देगा, कहीं ना कहीं इसका यूज होएगा ही होएगा। तो इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर ज्यादा सब तब समझ में आता है जब अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा बहुत फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया इफ यू हैव देन यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन डिटेल। अगर नहीं आता फ्री बॉडी डायग्राम तो डेफिनेटली यू शुड लर्न फर्स्ट। उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप मेरा वीडियो नहीं देखना चाहते, कहीं और से भी सीखिए, तब आपको ये समझ आएगा। राइट, फ्रिक्शन क्या होता है? एक फोर्स है जो टेंडेंसी या एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करता है। मतलब जब एक सरफेस पे दूसरा सरफेस या तो आगे बढ़ता है या बढ़ने की टेंडेंसी रखता है तो इस रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट में एक फोर्स लगता है जो उसको खत्म करना चाहता है। वो फोर्स चाहता नहीं कि रिलेटिव मोशन हो। एक्चुअली हम लोग जो फ्रिक्शन इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ड्यू टू रफनेस। जैसे फ्रिक्शन एयर ड्रैग में होगा वो हम अपन नहीं पढ़ेंगे। इसमें विस्कस के कारण जैसे वाटर में भी फ्रिक्शन लगता है वो पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसके प्रॉपर्टीज में। हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले कि एक रिजिड बॉडी दूसरे रिजिड बॉडी के ऊपर जब स्लाइड करेगा या टेंडेंसी रखेगा स्लाइडिंग का तब लगेगा जो फोर्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यू टू रफनेस। तो एक्चुअली में दुनिया में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं जो परफेक्टली स्मूथ हो, देयर इज अ रफनेस। तो रफनेस अगर मैं ले लूं तो बॉडी का ऐसा होगा। अगर मैं नॉर्मल फोर्स डिजाइन करता हूं तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे होगा। आप देख सकते हो नॉर्मल हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस लगता है। राइट, अगर मैं इनको कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो ऐसे टूटेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो जब इसके ऊपर, ये तो नीचे वाला बॉडी हो गया, जब इसके ऊपर दूसरा बॉडी स्लाइड करने की कोशिश करेगा, अगर बॉडी इधर स्लाइड करने की कोशिश करता है या स्लाइड करता है तो ये जो सारे जो कंपोनेंट है जो इस साइड लग रहा है ये उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। और बॉडी अगर इधर नहीं इस साइड स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो ये जो कंपोनेंट है इस साइड इधर जो लग रहा है ये उधर जाने से अपोज करेगा। तो एक्चुअली में फ्रिक्शन इसी कंपोनेंट की वजह से लग रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि रफनेस की वजह से क्या ऐसा होता है। राइट, तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दो टाइप को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली बहुत ऐसा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग जब वॉक करते हैं ऐसे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि जब हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगता है। ये एक मिसकंसेप्शन है गाइस। आई विल टेल यू, आपका आगे बढ़ने से फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं। फ्रिक्शन आप बढ़ो ना बढ़ो, मरो कटो, फ्रिक्शन को कोई लेना देना नहीं। फ्रिक्शन को इस बात से मतलब है कि क्या दो सरफेस आपस में स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है या स्लाइड कर रहा है। जैसे आप पैर जमीन पर रखे हो तो आपका जूता चप्पल जो भी है वो जमीन को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जमीन को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा तो वहां पे एक टेंडेंसी आया स्लाइडिंग का, तो फ्रिक्शन लगेगा। आप पीछे ढकेल रहे हो जमीन को आगे बढ़ने के लिए तो जमीन आपको एक आगे फोर्स देता है। क्यों? ताकि आप स्लाइड करके गिर ना जाओ। तो वो क्या कर रहा है? रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स दे रहा है, जिसका नाम अपन बोलेंगे फ्रिक्शन। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रिक्शन भी आगे लगता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना कि आपके आगे बढ़ने पीछे हटने से कोई मतलब नहीं। आप अगर ऐसे चलते हो, मतलब अपने पैर को ऐसे आगे ढकेलते हुए चलते हो तो फ्रिक्शन पीछे लगे। आई होप यू अंडरस्टूड। दो टाइप का फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, और दूसरा स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का एक और नाम डायनामिक है और एक और नाम काइनेटिक। राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग, डायनामिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी स्लाइडिंग का टेंडेंसी रखता है, स्लाइड कर नहीं रहा, टेंडेंसी रख रहा है, तो वो आगे बढ़ नहीं रहा, तो बढ़ नहीं रहा है तो उसको रोक कौन रहा है? अगर आप अपने घर के कॉर्नर पे जो पलंग लगा हुआ है या कोई अलमीरा रखा हुआ है या कोई कबर्ड कुछ भी रखा हुआ, आई डोंट नो, उसको एक उंगली से खींचने की कोशिश कर रहे हो, वो शिफ्ट नहीं हो रहा, तो यार आपका उंगली का फोर्स गया का? ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई अपोज कर रहा होगा। तो अभी जो अपोज कर रहा दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब
बॉडी आगे बढ़ नहीं रहा हो पर बॉडी के आगे बढ़ने की टेंडेंसी हो, बढ़ेगा कभी नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया हो। अब एक बात बताओ, जैसे आपने उंगली हटा दी, उसके बढ़ने की टेंडेंसी खत्म हो गई, आपने फिर लगा दिया, फिर अपोज करने लगा, आपने थोड़ा और बढ़ाया, वो थोड़ा और अपोज किया होगा, आपने हटा दिया हाथ, वो अपोज करना बंद कर दिया। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये अपने आप को खुद एडजस्ट नहीं कर रहा आपके हिसाब से। आप फोर्स लगाते तो वो भी लगाता, आप नहीं लगाते तो नहीं लगाता। दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, राइट। ये अपने आप को खुद एडजस्ट कर रहा, आप फोर्स लगाओगे तो वो भी लगाएगा, आप नहीं लगाओगे तो नहीं लगाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारी एक उंगली से नहीं बढ़ा, पूरा हाथ लगा दिया, पूरा हाथ से नहीं लगा, दोनों हाथ लगाया, अब भी नहीं बढ़ पा रहा, हमने भाई को बुलाया, बहन को बुलाया, चाचा चाची जिसको बुलाया, अब और खींच रहे। एक टेंडेंसी ऐसा आएगा कि इससे ज्यादा हल्का जरा से भी फोर्स बढ़ाओगे तो वो पलंग या जो भी बॉडी है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो इस टाइम पे जो मैक्सिमम ऑपोजिशन उस साइड लग रहा है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, की इस लिमिट के बाद अब वो चलना चालू हो जाएगा। जैसे आप टीवी देख रहे हो या पबजी खेल रहे हो, मम्मी पापा बोले बंद करो, आप अभी भी देख रहे हो, फिर बोला बंद करो, आप अभी देख रहे हो, आप अभी भी देख रहे हो। तो एक लिमिटिंग केस आता है जहां के बाद आप नहीं मानते तो एक चप्पल उड़ता हुआ आता है, तो वो लिमिटिंग केस ऐसे ही यहां पे है। तो क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो विल राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि वो लिमिटिंग केस जिसके बाद जरा से भी फोर्स लगाओ बढ़ना चालू कर देगा, लिमिटिंग मैक्सिमम अपोजिशन, इससे ज्यादा वो अपोज नहीं कर सकता। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअली है क्या, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ये फॉर्मूला बेस्ड कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर्मूला बेस्ड है। एक्चुअली फ्रिक्शन दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात ये है कि जिस सरफेस पे रखा हुआ उसकी रफनेस कितनी है, फ्रिक्शन पहला इस बात पर डिपेंड करता है, और इस रफनेस को म्यू से डिनोट करते हैं। इसका स्पेशल नाम दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, ये रफनेस को डिफाइन कर, ठीक। तो फ्रिक्शन दो बातों पे डिपेंड करता है, पहला रफनेस पे जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, और दूसरा इसका नॉर्मल फोर्स पे, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या है ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला डिजाइन हुआ, लिमिटिंग फोर्स का जो फॉर्मूला डिजाइन हुआ एफ लिमिटिंग, वो आया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। तो यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। जब बॉडी चलती नहीं है, चलने की टेंडेंसी होती है, तो उसको बोलते हैं म्यू एस, और जब बॉडी चलने लगती है तब उसको बोलते हैं म्यू के। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज डायनेमिक, जब वो स्लाइडिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो जब हम लिमिटिंग केस लिखेंगे, लिमिटिंग है क्या, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है तो स्टैटिक, तो एफ लिमिटिंग हम क्या लिखने वाले हैं, म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स, राइट। ये फॉर्मूला बेस्ड है लिमिटिंग। हम इसके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि यार लिमिटिंग और फ्रिक्शन का आपस में क्या लेना देना। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, जिसका मास है m, राइट। इसकी रफनेस दी है 0.4, मैं इसको म्यू एस बोल रहा हूं, विच इज 0.4। m की वैल्यू इज गिवन 10 kg। अब मेरे को जानना है कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा, म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस इज 0.4, नॉर्मल इज mg। यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर होगा बच्चों, mg के बराबर, सो वी कैन राइट mg। हर जगह नॉर्मल mg के बराबर हो, दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसा रखा होगा। जब नॉर्मल mg के बराबर होगा तभी हम लिखेंगे। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg नहीं होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल,
अगर नॉर्मल mg के बराबर हुआ तो रखना mg, नहीं तो मत रखना। और आपको कभी कभी समझ में ना आए कि भैया नॉर्मल में क्या रखूं, छोड़ो क्वेश्चन, माइनस लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, म्यू नॉर्मल, यहां पे नॉर्मल mg के बराबर है, सो यू कैन राइट mg 0.4, m इज गिवन 10 और g की वैल्यू मैं सॉल्व करने के लिए 10 ले रहा हूं। जब तक एग्जामिनर बोले नहीं 9.8 तब तक लेना, जब बोल दे भैया 10 लो तो ही 10 लेना, नहीं तो पूरा मच जाएगा, राइट। तो 10 ले रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए। 40 न्यूटन आया। ये 40 न्यूटन क्या आया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब जब तक आप 40 न्यूटन नहीं लगाते ये बॉडी तो स्लाइड नहीं करेगा। पर आपने चलाने की कोशिश करी अभी तक नहीं, तो इस तक राइट नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। अबे कोई फ्रिक्शन नहीं है भाई, इसके टेंडेंसी है नहीं चलने की। जब तक आप ढकेलोगे नहीं, खींचोगे नहीं, तो इसके चलने की टेंडेंसी हुई क्या, नहीं। आपने अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। हमने बस ये चेक किया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मतलब अगर इस बॉडी को चलाना चाहे तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 40 न्यूटन लगाना पड़ेगा। अभी हमने फोर्स लगाया नहीं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग चीज होती है, उस टाइम पे बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अलग चीज होती है। समझ में आया? वापस से समझते हैं एक क्वेश्चन को। मेरे पास फिर से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जिसका मास है 20 kg और इसकी रफनेस दी है 0.5। यहाँ पे हमने 20 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया, दिस इज अप्लाइड फोर्स। मैं इस बॉडी को स्लाइड करना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाया। बॉडी चलेगा कि नहीं चलेगा अब मेरे को चेक करने का। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा लिमिटिंग कि भैया बॉडी मैक्सिमम कितना फोर्स रिक्वायर कर रहा है चलने के लिए। तो एफ लिमिटिंग में लिखूंगा म्यू इंटू नॉर्मल। अगेन नॉर्मल मेरा mg के बराबर है, तो आई राइट 0.5 इंटू 20 इंटू 10, ये कैंसिल हुआ, आया 100 न्यूटन। बोल रहा भैया 100 न्यूटन लगाओगे तो चलने देंगे, नहीं तो निकल लो। हम कितना लगा रहे हैं, 20 न्यूटन। क्या चलेगा, ऑफ कोर्स नहीं चलेगा। तो नहीं चल रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, लिमिटिंग तो 100 है। तो जब तक बॉडी चलता नहीं है तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। सेल्फ एडजस्टिंग है ना, आप 20 लगाओगे तो ये कितना अपोज कर रहा होगा, 20 न्यूटन से अपोज कर रहा होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हुई, 20 न्यूटन। लेकिन बॉडी में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, रफनेस कितना तक अपोज करेगा, 100 न्यूटन तक। अगर आप 101 लगाओगे बॉडी निकल जाएगा, 99 लगाओगे तो नहीं चलेगा। तो जब तक बॉडी चलता नहीं है तब तक जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। अगर मैं इस चीज को हटा दूं, जीरो कर दूं, तो फ्रिक्शन अपने आप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अभी भी लिमिटिंग वैल्यू 100 होगी। आई होप आपको समझ में आया हो। नोट डाल के लिख लो कि भैया जब तक बॉडी नहीं चलता है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। लिमिटिंग से फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। लिमिटिंग बोलता आपको इतना लगाना पड़ेगा तब चलेगा, फ्रिक्शन उस टाइम पे जो फोर्स लगा रहा होगा उसी को अपोज करेगा। समझ गए? लिमिटिंग एक्चुअल में लगता नहीं है, ऐसा नहीं कि लग रहा है, वो लगता नहीं है, उतना तक लगाना पड़ेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हैं। व्हेन विल कम टू काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा ना, तो आपको एफ काइनेटिक लगाना पड़ेगा म्यू के इंटू नॉर्मल। ठीक, तो करना क्या है, इसके क्वेश्चन थोड़े सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इसलिए होते हैं कि पहले म्यू एस दिया रहेगा, फिर म्यू के दिया रहेगा, और ये 20 kg का अगेन। ठीक, बोला भैया हमने लगाया यहां पे 200 न्यूटन। अब बोलो कि इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अपने को पता है, पहले चेक करेंगे कि बॉडी आगे बढ़ेगा कि नहीं। उस टाइम के लिए रफनेस मेरा 0.5 दिया हुआ है, तो पहले निकालेंगे एम एफ लिमिटिंग विच इज म्यू एस इंटू नॉर्मल। 0.5 नॉर्मल आया 200 कटा आया 100 न्यूटन।
तो 100 न्यूटन तक एफ लिमिटिंग लगेगा और हम अप्लाइड लगाए 200, इसका मतलब ये बॉडी चलेगा। तो जैसे ही बॉडी चलने लगेगा एफ एस लगना बंद हो जाएगा, एफ के लगेगा। तो एफ के की वैल्यू निकालो, 0.4 इंटू 100, नॉर्मल 100 है ना यार, तो ये आया कितना आया भाई, कुछ तो गलत हुआ। अच्छा 200 ही है, 80 न्यूटन आया। मतलब जब तक ये बॉडी चला नहीं तो ऑपोजिशन कितना था, 100। जब बॉडी चलने लगा तो ऑपोजिशन मात्र कितना, 80। तो एक्सीलरेशन जब निकालेंगे तो एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स माइनस किसको अपोज करेंगे, 80 को कि 100 को। अबे जब तक बॉडी चल ही नहीं रहा तब तक ना एफएस लगाएगा, एक बार बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया एफएस लगना बंद हो गया ना भाई। अब क्या लग रहा है, एफ के, तो यहां सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, एफ के अपॉन टोटल मास। ऐसे हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो जब भी क्या निकालना हो काइनेटिक फ्रिक्शन, थोड़ा आराम से बैठ के सोचना, कहीं जल्दबाजी में कुछ और मत कर देना, ठीक है। नहीं तो -1 मिलेगा ही मिलेगा। आपका एक्सपेक्टेशन जो है कि 5 नंबर नीचे जब गिरेगा तो आपको दुख होगा। तो दुख दर्द से बचना है तो थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन, आराम तसल्ली से बढ़, ठीक। तो ऐसे हम लोग एफ के और म्यू के निकालते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात हो गई। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक और चीज निकालना रहता है कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पे जब हम कोई बॉडी को मास m इसको इधर खींचने की कोशिश किया, अप्लाइड फोर्स लगाया, तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। फ्रिक्शन नॉर्मल किधर लगा, ऊपर, ये नॉर्मल लगा, नॉर्मल, ठीक। अब फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट जो है वो इधर होगा, होगा ना। ये है क्या, ये है रिजल्टेंट किसका, नॉर्मल और फ्रिक्शन का। तो नॉर्मल के साथ रिजल्टेंट का जो एंगल है अल्फा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आई बात। फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। ये जो भाई साहब है, ये इसको उठा के मैं यहां भी तो रख सकता हूं, ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं ना यार। इस ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फा लिखूं तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये है विच इज एफएस, और बेस की वैल्यू क्या है, ये है विच इज नॉर्मल। अब एफएस को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल बाय नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो गया, tan अल्फा की वैल्यू आई म्यू, तो अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स म्यू। मैथमेटिकली ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मुश्किल नहीं था राइट, सिंपल सा वेक्टर है यार, इसमें क्या है। आगे बढ़ते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे बात करते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन पे जैसे ही बात करते हैं ऑफ कोर्स आपका नॉर्मल चेंज हो जाता है। ये रहा ऐसे, ऐसे और ऐसे, दिस एंगल इज गिवन थीटा। जब कोई बॉडी यहाँ पे मास m का है, ये सरफेस रफ है जिसकी रफनेस म्यू दी है, ऑफ कोर्स ये बॉडी की टेंडेंसी अपने आप स्लाइड होने की हो गई। क्यों, फ्रिक्शन का एक क्या बोलते रहे, ग्रेविटी का कंपोनेंट आया होगा, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। पहले इस पे mg लगाते, क्या ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, यस। देखना यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर मैं एक ऐसा लेता हूं, ये जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये चीज थीटा होगी। अबे यार ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा ना, क्योंकि इसको मिलके 90 डिग्री तो बना। क्या बात कर रहे हो यार।
तो जब ये थीटा हुआ, ये mg है, तो ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। तो यहाँ mg sin थीटा इस बॉडी को स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होगा और mg cos थीटा नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन इस ऐसे वाले इंक्लाइंड वाले में नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई, mg cos थीटा। तो अगर मेरे को यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखना हो तो म्यू एस इंटू नॉर्मल मतलब म्यू एस इंटू mg cos थीटा, ये आया लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। जो किससे अलग है, बोलो किससे अलग है? ये अलग है जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने लिया हुआ था। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सिंपल आता था म्यू mg, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, म्यू mg cos थीटा, राइट। अब यहाँ पे ना जैसे हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन सीखा, वैसे ही एक आता एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज प्रोपोज क्या होता है, जैसे ये है, इसको मैं इंक्लाइन करते जाऊं समझना यार। इसे हॉरिजॉन्टल में एक पेन को रख दिया, अब मैं जैसे ऊपर उठाऊंगा इस पेन की गिरने की स्लाइड होने की टेंडेंसी कभी ना कभी होगी ना। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, मैंने इसको उठाया, एक एंगल ऐसा बनेगा जब ये बॉडी अब स्लाइड कर जाएगा। तो वो जो लिमिटिंग केस आया होगा, जिस केस में नीचे mg sin थीटा और ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू mg cos थीटा, ये आपस में हो गया होगा बराबर, नहीं बराबर हो गया होगा, तो लिमिटिंग केस आ गया। इससे ज्यादा उठा दिया तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। तो वो टेंडेंसी जब लिमिटिंग केस हो गया, mg sin थीटा f लिमिटिंग के बराबर हो गया, उस केस में जो एंगल इंक्लिनेशन एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो ये तो भाई समझ में आ गया। मैथमेटिकली क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वल करेंगे। इसमें क्या है, तो हमने कर दिया इक्वल, mg sin थीटा किसके इक्वल होगा, म्यू mg cos थीटा के। जो कट रहा उसको काटो, क्योंकि कटने से कोई रोक नहीं सकता। ये आएगा इधर, बनेगा tan थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू। तो थीटा कितना आया, tan इनवर्स म्यू। ये होता है एंगल ऑफ रिपोज, जो मैथमेटिकली किसके इक्वल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल। वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, ये इंक्लाइन प्लेन पे है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ज्यादा कुछ आएगा नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ना है। mg sin थीटा हमेशा चलाने की कोशिश करेगा, mg cos थीटा हमेशा सपोर्ट देगा नॉर्मल के बराबर। एक क्वेश्चन लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। ये मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ एक रस्सी से बांध दिया, रफनेस हमने लिया 0.5, मास लिया 10 kg। मुझे जानना है कि रस्सी पे टेंशन कितना लग रहा होगा। तो इधर का कंपोनेंट होगा mg sin 30 डिग्री, जो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, 10 इंटू sin 30 1/2 आया 50 न्यूटन। तो इसको जो चलाने की कोशिश कर रहा है वो है 50 न्यूटन। अब रोकने की कोशिश, जो f लिमिटिंग होगा वो होगा म्यू mg cos थीटा। म्यू की वैल्यू 0.5, m 10, g 10, cos 30 डिग्री √3/2। ये पॉइंट इससे कैंसिल, ये इसको 5 5 5 25, 25 इंटू √3, 25 इंटू √3, 50 तो नहीं होगा, 25 इंटू 50 ये कुछ 37 38 जो भी होगा, 50 तो नहीं होगा। तो अगर मैं रस्सी को बांध के ना रखूं तो ये तो भाग जाएगा लेके, क्योंकि 50 लग रहा है नीचे, ऊपर जो लग रहा है वो 25 √3 ही है, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, हम टेंशन निकालेंगे, टेंशन प्लस एफ लिमिटिंग मिल के 50 के बराबर है। तो टेंशन होगा 50 माइनस एफ लिमिटिंग, 50 माइनस 25 √3। ये आया टेंशन इन दिस फील्ड। अबे दो फोर्स इक्वल ऑपोजिट, तभी तो बैलेंस टिका रहेगा। इक्विलिब्रियम में टिकाना है तो ऊपर को नीचे की फोर्स से बराबर कर दो। मुश्किल नहीं है बे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बस समझ में आ गया। देखो, तो इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको यूं हो जाएगा। एक बार जेई मेन में भी बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे,
जिसमें उसने करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यूं दिया, ऐसे लटका दिया मास्क, 5 kg, दिस इज 5 kg, दिस इज 10 kg, 10 kg, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.2। एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को याद नहीं, पैटर्न में बता रहा हूं। बोल रहा है कि इस पे एक ऐसा ब्लॉक रखा जाए, कितने मास का होना चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में टिका रहे। तो पहले मैं चेक करूंगा कि बिना रखे कहीं इक्विलिब्रियम तो नहीं है। तो इधर जो लिमिटिंग लग रहा होगा, क्योंकि इसको खींचने की नीचे कोशिश कर रहा तो आगे बढ़ने की टेंडेंसी इधर हुई, तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा कितना, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इज 0.2, नॉर्मल इज 100, ये इसको काटेगा, पॉइंट को काटेगा, आया 20 न्यूटन। तो इसको रोकने वाला फोर्स जो है वो 20 न्यूटन मात्र है, और चलाने वाला फोर्स mg विच इज 5 इंटू 10 50 न्यूटन है। तो ऑफकोर्स स्लाइड कर जाएगा, पर सिचुएशन ऐसा डिजाइन आपको करना है ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। आप जितना मास रखना है रख सकते हो। तो मैंने बोला m मास रख दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इधर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा अब चेंज हो गया होगा। अब जो एफ लिमिटिंग आएगा वो दोनों फोर्स के नॉर्मल के बराबर, दोनों मास के नॉर्मल के बराबर होगा, विच इज 0.2 इंटू एम प्लस 10 इंटू जी। ये किसके इक्वल होगा, 50 के, तो भी इक्विलिब्रियम, राइट। तो आई राइट हियर 0.2 m प्लस 10 इंटू जी की वैल्यू 10, दैट इक्वल टू 50। ये इससे कैंसिल, राइट। तो अब ये हो गया 0.2 m प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 5। तो 0.2 m, देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ, 0.m 50, 0.2 m प्लस 22, नॉट 22, दैट इज इक्वल टू 5। अब ये 0.2 उधर आ जाएगा तो बनेगा 3, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 3 बाई 0.2 ऊपर 30, तो आया 15। मतलब 15 kg और ऐड कर दूं तो ये नहीं बढ़ेगा, लेकिन मिनिमम 15। अगर मैं 16 कर दूं तब भी नहीं बढ़ेगा, 50 कर दूं तब भी नहीं बढ़ेगा, 1000 कर दूं तो और नहीं बढ़ेगा, लेकिन 14 करूं तो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ऐसा दिया होता, पहला ऑप्शन 27.5 kg, दूसरा ऑप्शन 30 kg, तीसरा ऑप्शन 49 kg, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। आप क्या टिक करोगे, नन ऑफ दीज। पर वो बोल रहा मिनिमम कितना रखे ताकि ये स्लाइड ना करे। आपका आया आंसर 15 किलो, तो इसमें से मिनिमम क्या है, अबे 27 को रखोगे तब भी तो नहीं बढ़ेगा यार, तो इसमें से मिनिमम 27 है ना। एग्जैक्ट आंसर कभी कभी नहीं दिया होगा, आपको सोचना है यार, 27 रखेंगे तो बढ़ जाएगा बे। आपका 4 मोमोज से दिल भर जाता है और मैं 6 दे दूं तो दिल ओवरफ्लो ना हो जाएगा बे। समझे का। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बता देता हूं, ध्यान रखना। मास m बोल रहा है, बताइए ये बॉडी रेस्ट पे है पर अप्लाइड फोर्स लगा हुआ है, रेस्ट पे अप्लाइड फोर्स लगा, बताओ जमीन इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। ये लिमिटिंग कंडीशन में है, मतलब ये अबाउट टू आगे बढ़ने वाला। तो देखो, एक तो जमीन इस पे लगा रहा हो ये mg है ना, और ऊपर लगा होगा नॉर्म, ठीक है। जमीन का सरफेस पे कितना फोर्स दे रहा है, इधर लग रहा होगा म्यू mg, यस नो। तो ये दोनों फोर्स दे रहा है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है, मैं रिजल्टेंट निकालू तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, mg का स्क्वायर प्लस म्यू mg का स्क्वायर, जहां से mg में कॉमन ले लू, मेरे को क्या बचेगा, √1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो इतना फोर्स जमीन का सरफेस कितना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड, ठीक है। अब एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है या स्लाइडिंग कंडीशन होती है तो कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन का मेन पोर्शन वाला, अच्छा पोर्शन वाला क्वेश्चन यही सब होता है कि ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये 2 kg का है,
ये 3 kg का है, यहां आपने F लगा दिया। ये सरफेस हमने रखा हुआ स्मूथ और ये सरफेस हमने रखा है 0.3। अब बोल रहा है बाबू F की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए जब ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे स्लाइड करना चालू कर दे। जैसे एक ट्रक के ऊपर आपने एक लोहे का बॉक्स रखा हुआ बीच ट्रक में, ट्रक को बहुत स्लोली लेके जाओगे तो लोहे का बक्सा ना इधर जाएगा ना इधर। फिर जैसे जैसे आप गाड़ी को एक्सलरेट करोगे लोहा धीरे धीरे पीछे आएगा। थोड़ा देर बाद अगर गाड़ी नीचे से खुला हुआ तो बाहर निकल जाएगा। तो बोल रहा है मिनिमम कितना फोर्स इस पे लगाऊं ताकि ऊपर वाला ट्रक पे स्लाइड करना चालू करे। स्लोली लेके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए 4 स्टेप होते। कितने स्टेप्स होते हैं? 4। पहला कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स। जैसे नीचे स्मूथ है, अप्लाइड फोर्स सिर्फ नेट फोर्स है, डिवाइड बाय टोटल मास 5। स्टेप नंबर 1 कॉमन एक्सेलरेशन निकालिए। स्टेप नंबर 2 कॉमन एक्सेलरेशन मतलब आगे बढ़ रहा है। जब ये आगे पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो ऊपर वाले बॉडी का गिरने का टेंडेंसी हुआ पीछे, तो उस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे। कितना लग रहा होगा? म्यू इंटू नॉर्मल 0.3 इंटू 2 इंटू 10 बोले तो 6 न्यूटन। यस, इसका गिरने का टेंडेंसी हुआ इधर। कौन गिरा रहा होगा? कोई स्यूडो फोर्स बोल के बोलता है। तो कितना होगा? वो F स्यूडो होगा, इसका मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। 3 स्टेप्स हो गए। स्टेप नंबर 1 कॉमन एक्सेलरेशन निकालिए। स्टेप नंबर 2 इसके गिरने की टेंडेंसी इधर है तो लिमिटिंग कितना होगा? इतना होगा। स्टेप नंबर 3 आखिर इधर गिर रहा है तो कौन फोर्स गिरा रहा है उसकी वैल्यू लिखिए 2 इंटू F/5। स्टेप नंबर कि ये गिरने की स्लाइडिंग टेंडेंसी तब होगा जब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसे थोड़ा और एक्सलेट कराएंगे तो गिरना चालू हो जाएगा। तो चौथा स्टेप में बराबर करो किसको? F/5 इज इक्वल टू 6। इसको घटा 3 से, F आया 15 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? जब ये 1 न्यूटन होगा दोनों साथ चल रहे होंगे, 10 तक 7, 11 तक 7, 14 तक 7, लास्ट 15 तक 7, 15.1 न्यूटन लगाओगे तो ये बॉडी धीरे धीरे अपना विदाई चालू करेगा, है ना। आई होप कि ये चीजें आपके दिलो दिमाग तक उतरी हो, राइट। अगर मैंने फोर्स, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का भंडारा है बाबू। भंडारा समझते हो ना, जहां फ्री में मुफ्त का खाना मिलता है, या मोहब्बत से लोग अपनी तसल्ली के लिए देते हैं, ऐसे नहीं। अगर यहां भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हो, स्मूथ ना हो, यहां तो है ही है। ये 4 kg, ये 3 kg। अब अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि अपर वाला लोअर पे स्लाइड करना चालू कर दे? 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 कॉमन एक्सेलरेशन निकालिए। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को नेट फोर्स लिखना पड़ेगा। तो अप्लाइड फोर्स को अपोज ये कर रहा होगा ना, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? यहां का फ्रिक्शन पहले निकाल लो। म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल में दोनों का मास ऐड होगा 0.1 इंटू 7 इंटू 10 कैंसिल, 7 न्यूटन आया F लिमिटिंग। तो कॉमन एक्सेलरेशन आया F-7 बाई टोटल मास 7। ये आया कॉमन एक्सेलरेशन। जब ये आगे बढ़ेगा तो इसके गिरने की, अभी जब तक 7 न्यूटन नहीं लगाओ तो हिलेगा ही नहीं। 7 न्यूटन जब तक लगाओगे नहीं सिस्टम आगे बढ़ेगा ही नहीं, समझ गए। अब इसके गिरने की टेंडेंसी, जैसे 7 से वैल्यू बढ़ाओगे ये आगे बढ़ना चालू करेगा। अब इसके गिरने की, अभी टेंडेंसी आया है, गिरने वाला नहीं है बाबू, अभी खाना बन रहा है।
तो जैसे ये आगे बढ़ेगा अपने फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाएगा, जब फोर्स को बढ़ाएगा तब ये गिरने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। कब होगी ये मैं बता रहा हूं। तो यहाँ का एफ लिमिटिंग निकाल लो, ये होगा 0.4 इंटू 3 इंटू 10 बोले तो 12 न्यूटन। एफ लिमिटिंग 12। अच्छा, इसको गिरा कौन रहा होगा? इसका खुद का मास इंटू कॉमन एक्सेलरेशन जो आया है F-7/7, ये आया F स्यूडो। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो काम हो जाएगा। तो 3F-7/7 को बराबर करो 12 से, ये इसको 4 बार में काटेगा, 7 4 या 28 प्लस 7, 28 प्लस 7 क्या होगा भाई? 35। मतलब 35 न्यूटन तक ये दोनों साथ चलेंगे। जैसे ही 36 करोगे ये भागना चालू हो जाएगा। तो शुरू के 7 न्यूटन तक तो कुछ नहीं हुआ, जैसे 7 से आगे बढ़ाओगे दोनों साथ साथ चलना चालू करेगा। 35 तक दोनों साथ साथ चलेगा। जैसे ही 35 आ गया अब दोनों सेपरेट आउट होना चालू होगा। तो दिस इज द वे वी कैन डील क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, भयंकर क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका देखोगे इसी क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन बड़ा नहीं कर रहा हूं, उसी क्वेश्चन को लेते हैं। ये था कितना? 4 kg। ये कितना था? 3 kg। और यहां का रफनेस था 0.4। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं। बोल रहा है कि बाबू अभी अप्लाइड फोर्स ना, ए बाबा ये भी नहीं चाहिए अपने को, यहां ना 200 न्यूटन लगा हुआ है। अब बोलो दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन तो अपने को पता है भैया 35 न्यूटन में दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब दोनों 200 न्यूटन में तो अलग अलग एक्सीलरेशन आएगा। कितना आएगा? तो पहले कॉमन एक्सीलरेशन निकालते हैं। नेट फोर्स 200 माइनस इधर कितना था 7, तो हम लिखेंगे -7 डिवाइडेड टोटल मास। ये आया कॉमन एक्सीलरेशन। कॉमन एक्सीलरेशन आ गया तो इसका जो स्यूडो फोर्स होगा वो ये एक्सीलरेशन इंटू 3, वो फोर्स आ गया। इस फोर्स में इधर जो 12 आया था उसको सब्ट्रैक्ट करके इसके मास से डिवाइड करेंगे तो इसका इधर जाने का एक्सेलरेशन होगा, प्लस ये इधर भी जा रहा है तो उस वाले को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आया? नहीं आया? आएगा, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो डेफिनेटली आएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें हम क्या करने वाले हैं, ऊपर वाले बॉडी पे हम देने वाले हैं फोर्स 2 kg 3 kg, ये है 30 न्यूटन, ये है 0.2, ये है 0.3। तो बोल रहा है दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन बताओ। तो ये बॉडी जैसे फोर्स यहां लगाएंगे इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ऑफ कोर्स यहां फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कितना लगेगा? 0.3 इंटू 2 इंटू 10, ये कटा 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन इसको इधर लग रहा होगा और नीचे वाले ब्लॉक पे आगे लग रहा होगा। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 30 माइनस 6/2, 24/2 विच इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर वाला 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट नीचे वाला? तो नीचे वाले का फ्रिक्शन निकालो। ये आ रहा 0.2 इंटू 5 इंटू 10, ये से कैंसिल हुआ 10 न्यूटन। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मिनिमम 10 न्यूटन चाहिए, लेकिन चलाने के लिए सिर्फ कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। तो ऑफकोर्स नीचे वाला बॉडी आगे नहीं चल पाएगा, मतलब नीचे वाले का एक्सेलरेशन आएगा 0, ऊपर वाले का आएगा 12। तो दिस इज द रैप अप क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, दोस्तों के साथ बताना कि बड़ा ही भयंकर मास्टर आया है फिजिक्स के वर्ल्ड में। सो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।